मेरी फूटी किस्मत, तुझसे मुझे पीछा छुड़ाना है। अब मैं तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। आपको ये पसंद आ गई क्या? पसंद तो आई है। क्या तुम इसकी शादी मुझसे करवाना चाहती हो? आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक झोपड़ी के अंदर रोने की आवाज आ रही थी। भगवान के लिए ऐसा मत करो मधु। मेरी बेटी को और मुझको छोड़कर मत जाओ। भगवान के लिए मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मधु। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं, बस बहुत हो गया। मैं आपकी इस अंधी बेटी को पूरे 9 साल से पाल रही हूँ। इसका अब कुछ नहीं होने वाला। इसके पीछे मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने सोचा था इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो हमारी जिंदगी ठीक ठाक कटेगी, लेकिन इसकी आंखें तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से आपका काम धंधा भी ठीक नहीं चलता। आप अपनी बेटी को संभालिए। मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। मैं इसका ध्यान कैसे रख पाऊंगा? ये अभी केवल 9 साल की है और अंधी भी है। एक बेटी को माँ की जरूरत होती है। ऐसी निर्दयी मत बनो मधु। अपनी बेटी के बारे में सोचो। माँ, भगवान के लिए आप पिताजी को मत छोड़िए। हम लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा मत कीजिए माँ। मेरी फूटी किस्मत, तुझसे मुझे पीछा छुड़ाना है। अब मैं तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। इतना कहकर मधु आधी रात में ही झोपड़ी से निकल गई और घने जंगल की तरफ चली गई। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इसका ध्यान कैसे रखूंगा, कैसे? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जन्म से ही अंधी हूँ, इसलिए माँ मुझसे नफरत करती थी और आज उन्होंने मेरी वजह से आपको भी छोड़ दिया। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। रहने दे तू बेटा, रहने दे। किस बात की माफी मांग रही है? वो चली गई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, चल, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। देखता हूँ कब तक कर पाता हूँ। चल बेटा, चल। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। विष्णु मेहनत मजदूरी कर अपनी अंधी बेटी का ध्यान रखने लगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अरे बस, बहुत हो गया। अरे 3 साल से नौकरों की तरह काम कर रहा हूं अपनी अंधी बेटी के लिए। परेशान हो गया हूं मैं तो। ना तो इसकी आंखें ठीक होती हैं, ना मैं ढंग से अपनी जिंदगी जी पा रहा हूं। दिन भर बाहर का काम करो, फिर खाना बनाओ, फिर सफाई करो, फिर काम करो, फिर खाना बनाओ। मैं तो तंग आ गया हूं ऐसी जिंदगी से। मधु ने बिल्कुल सही किया जो इसे छोड़ दिया। मैं भी इसे छोड़कर जा रहा हूं। न जाने कैसी किस्मत है इसकी और कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है। मैं भी कहीं दूसरी शादी करके अपनी अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। इसके पीछे अपना जीवन क्यों खराब करूं? निकल जाता हूं, ये सही रहेगा। हाँ। इतना कहकर विष्णु चोरी चुपके घर से निकल गया। क्या हो गया? पिताजी सुबह ही गए थे पर अभी तक वापस नहीं आए। लगता है आज ज्यादा काम हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। शाम होते ही आ जाएंगे। सीमा बैठे बैठे अपने पिता का इंतजार करने लगी। 2 दिन बीत गए पर विष्णु वापस नहीं आया। हे भगवान, पिताजी भी कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं कहाँ गए होंगे मेरे पिताजी। हे भगवान, उन्हें मेरे पास जल्दी भेज दो। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। तभी घर के बाहर से एक बूढ़ी औरत गुजरी। अरे, इस झोपड़ी से इतनी रोने की आवाज क्यों आ रही है? लगता है अंदर कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। वो झोपड़ी के अंदर जाती है। देखती है कि सीमा फूट फूट कर रो रही है। बूढ़ी औरत चुपके से जाकर उसके सामने बैठ जाती है। अरे,
ये तो अंधी है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो इससे ढेर सारे पैसे कमा लूंगी। अकेले तो मुझे कोई भीख भी नहीं देता। कौन है यहाँ? बेटी, मैं कमला हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेजा है। क्या सच में मेरे पिताजी ने तुम्हें भेजा है? वो मिले थे तुम्हें? कहाँ है मेरे पिताजी? कैसे हैं और कब आएंगे वो? अच्छा, तो लगता है इसके पिता इसे छोड़कर चले गए। सही मौका है, अब मुझे अपना दांव खेलना होगा। कहो ना, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बेटी, तेरे पिताजी दूसरे गांव में काम करने गए हैं। वो 1 साल बाद लौटेंगे। तब तक उन्होंने कहा है कि तुम्हारा ध्यान मैं रखूं। आप मेरा ध्यान रखेंगी? पर आप कौन है और मेरा ध्यान क्यों रखेंगी? क्योंकि मैं तुम्हारे पिता की मुंह बोली माँ हूँ। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, बस मुझ पर किया। बोला कि मेरी बेटी की देखभाल तुम करना। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आते मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है अम्मा, मेरे पिताजी को मेरे लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ बेटा, तुम्हारी आंखें ठीक करवाने के लिए तेरे पिताजी एक वैद्य के पास गए थे। उसने बहुत सारे मोहरे मांगे हैं। उन्हीं को कमाने के लिए तेरे पिताजी दूसरे गांव गए हैं, ताकि तेरी आंखें ठीक करवा सके। अब तू चल मेरे साथ। ठीक है अम्मा, अगर पिताजी ने कहा है तो मैं आपके साथ चलूंगी। सीमा बूढ़ी औरत के साथ झोपड़ी से बाहर निकल आई। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? देख बेटा, हम यहाँ से थोड़ी ही दूर जा रहे हैं। वहाँ मेरी एक झोपड़ी है, हम दोनों वहीं रहेंगे। अब चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर थोड़ी दूर आ जाती है। अम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। पिताजी 2 दिनों से नहीं आए थे। मैं 2 दिनों से उनका इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाती हूँ। बूढ़ी औरत ने उसे वहीं बैठा दिया। बूढ़ी अम्मा कितनी अच्छी है। मेरे पिताजी के एक वचन पर मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। सच में, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान रखवाला होता है। सीमा वहीं बैठ जाती है। बूढ़ी औरत एक घर की ओर जाती है। अरे ओ बिटिया, कुछ खाने को है तो दे दे। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, भगवान तेरा भला करेगा। अरे ओ अम्मा, तेरा तो ये रोज का नाटक हो गया है। तू तो भीख नहीं मांग रही, तू तो धंधा कर रही है। कल ही तो मुखिया ने तुझे ढेर सारा अनाज दिया था, फिर एक ही दिन में सब खत्म कैसे हो गया? तू जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। सारी भीख और पैसे का क्या करती है तू? अरे ओ बिटिया, मैं तो बस थोड़ा सा खाना मांग रही हूँ, तू तो मेरी कुंडली पढ़ने लगी। थोड़ा खाना दे, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं ये मेरा मामला है, इसमें तू मत पढ़। अरे अरे, देखो तो सही, ये भीख मांगने आई है या धमकी देने? अम्मा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। तेरे जैसी बुढ़िया को देने से अच्छा तो मैं किसी मंदिर में दान कर दूं। सुधा घर के अंदर चली गई। अरे, इन गांव वालों को क्या हो गया? आज तो कोई कुछ नहीं दे रहा। लगता है मैंने इनसे ज्यादा ही निकाल लिया है। अब कोई नई तरकीब लगानी होगी। वो वापस सीमा के पास लौटती है। एक काम करती हूँ, ये अंधी है और खूबसूरत भी। अगर इसे साथ लेकर भीख मांगूंगी तो किसी को भी तरस आ जाएगा। यही ठीक रहेगा। कैसी है सीमा बिटिया? क्या हुआ अम्मा? कुछ खाने को लाई हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, मैं कई जगह गई, पर तू तो जानती है बूढ़ी औरत पर कोई तरस नहीं खाता। अब मैं एक सेठ से कुछ काम मांग लूंगी, जिससे हम दोनों के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। ऐसे मांग कर खाना भी अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ अम्मा,
आपने बिल्कुल ठीक कहा, चलिए साथ चलते हैं। फिर बूढ़ी औरत सीमा को लेकर वहां से निकल पड़ी और एक जमींदार के घर पहुंची। चलो, मैं इसे यहीं बैठा देती हूँ। बेटी, तू यहीं बैठ, मैं अभी जमींदार के पास से आती हूँ। बूढ़ी औरत जमींदार के पास जाकर कहती है, सेठ जी, मेरी मदद कर दो। देखो, मेरी जवान बेटी है, कई दिनों से भूखी है, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। हैं? अरे तू तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और ये लड़की तो मुश्किल से 14 साल की होगी। तुम भला इसकी माँ कैसे हो सकती हो? कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो? गलती हो गई सेठ जी, ये मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी की बेटी है। मेरी बेटी और दामाद अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऊपर से ये अंधी भी है। मैं क्या करूं बुढ़ापे में, कैसे काम करके इसे खिलाऊं? कितनी सुंदर और मासूम सी है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो इसी की उम्र की होती। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा ठीक है अम्मा, तुम रुको, मैं अभी कुछ लाता हूँ। वो घर के अंदर जाता है और 5 सोने के सिक्के लाकर बूढ़ी औरत के हाथ में रख देता है। ये लो अम्मा, 5 सोने के सिक्के, इससे इसका इलाज करवाना। आंखें रहेंगी तो जिंदगी इसकी अच्छी कटेगी, वरना आगे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी। समझ गई? आप धन्य है सेठ जी, पहला व्यक्ति मिला है जिसने इतनी मेहरबानी की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ी औरत सिक्के लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा और सीमा के पास लौटी। सीमा बेटी, मैं तेरे लिए खाने को लाई हूँ, ले खा ले। सीमा जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं अकेले जब भीख मांगती थी तब सब भगा देते थे, और इसे लेकर आज पहले ही घर में मांगा तो सेठ ने मुझे 5 सोने के सिक्के दे दिए। ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली। अगर इसका यूं ही फायदा उठाऊं तो जल्द ही मैं धनवान बन जाऊंगी। फिर तो रानी की तरह जिंदगी जीऊंगी और ये मेरे लिए भीख मांगेगी। यही ठीक रहेगा। देखते देखते 2 साल बीत गए। बूढ़ी औरत रोज सीमा को साथ लेकर गांव-गांव घूमती और भीख मांगती। अरे, अब थक गई हूँ ये छोटे मोटे पैसे मांगकर। कुछ बड़ा करना होगा जिससे मुझे इस अंधी से भी छुटकारा मिल जाए और एक ही बार में ढेर सारा धन हाथ लग जाए। बार बार लोगों के आगे झुकना अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे भी बहुत पैसा कमा चुकी हूँ इसके सहारे। अब इसे बेचकर ही इससे छुटकारा पालूंगी। तभी एक सेठ वहाँ आता है और सीमा को देख लेता है। ओ अम्मा, ये लड़की किसकी है? मेरी नातिन है। क्यों पूछ रहे हो? आपको ये पसंद आ गई क्या? पसंद तो आई है। क्या तुम इसकी शादी मुझसे करवाना चाहती हो? अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जो मैं सोच रही थी वो तो खुद ही बोल रहा है। देखो सेठ जी, ये मेरी बेटी की बेटी है। मैं इसकी शादी तो नहीं कराना चाहती, अभी बहुत छोटी है, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं है। अगर आप इससे शादी करना चाहते हैं तो मैं करवा दूंगी। बस मुझे थोड़ा धन दे देना ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। अरे अम्मा, अगर तू इसकी शादी मुझसे करा देगी तो मैं तुझे इतना धन दूंगा कि मरते दम तक तुझे कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बस तू इसकी फिक्र छोड़ दे और कल ही मेरी इससे शादी करवा दे। ठीक है सेठ जी, कल काली माता के मंदिर में आ जाना। मैं तुम्हारी और इसकी शादी करवा दूंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी को मत बताना जब तक शादी ना हो जाए। गांव वाले सब चलते हैं मेरी नातिन की खूबसूरती देखकर। ठीक है अम्मा, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। आप बस कल अपनी इस नातिन को लेकर आ जाना, ठीक है? ठीक है सेठ जी,
मैं कल आ जाऊंगी। सेठ वहां से चला गया। वाह रे कमला, क्या सौदा किया है तूने, अब तो मजा आ जाएगा। तभी सीमा पास में आ जाती है। क्या हुआ अम्मा, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। तुमने झोपड़ी में झाड़ू लगा लिया क्या? हाँ अम्मा, मैंने पूरी झोपड़ी साफ कर दी। धीरे धीरे बर्तन भी धो दिए। अब साफ हुआ या नहीं पता, पर मैंने सारे काम कर दिए हैं। अच्छा है, अच्छा है। अम्मा, पिताजी कब आएंगे? अभी तक वापस नहीं आए हैं। बेटा, कल तुम्हारे पिता आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि कल काली माता के मंदिर में तुम्हारे पिता आएंगे। क्या सच में मेरे पिताजी कल आएंगे? ठीक है, मैं अपने पिताजी से जरूर मिलूंगी। फंस गई अब तो मेरे जाल में। अगले दिन बूढ़ी औरत सीमा को लेकर काली माता के मंदिर पहुंची। वहीं पूजा के लिए जमींदार भी आता है। देखो अम्मा, मैं तुम्हारे हिसाब से आया हूं। ये लो, पूरे 50 सोने के सिक्के लेकर आया हूं। इतने में तो तुम अपनी नातिन क्या, अपने पूरे ईमान को मेरे सामने रख दोगी, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत धन है। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा दिया है तुमने। अब मुझे कोई एतराज नहीं। तुम अब इससे शादी कर सकते हो। चलो, शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस अपनी नातिन को यहाँ बैठा दो। जी। अरे सीमा बेटी, क्या हुआ? इधर आजा। अम्मा, मैं कब से बैठी हूँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। अरे बेटा, तू यहाँ बैठ, तेरे पिताजी भी आ जाएंगे। ठीक है अम्मा। सीमा मंडप में बैठ जाती है। शादी की तैयारी होने लगती है। अम्मा, ये मंत्र कैसा हो रहा है? अरे बेटी, यहाँ पूजा चल रही है, इसलिए मैंने तुझे पूजा में बैठाया है, ताकि तेरे सारे ग्रह शांत हो जाएं। जैसे जैसे पंडित जी कहें वैसे वैसे करती जा। ठीक है अम्मा। शादी की विधि शुरू हो गई। तभी वहाँ जमींदार आया और ये दृश्य देखकर गुस्से में बोला, ओ, ये क्या कर रही हो? तुम इतनी छोटी बच्ची की शादी इतने बूढ़े आदमी से कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो सेठ, आप अपने काम से मतलब रखो। ये मेरी नातिन है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। आप यहाँ से चले जाओ। अरे लड़की, तुम्हें पता भी है तेरी शादी एक बूढ़े के साथ हो रही है? क्या? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ पूजा कर रही हूँ। अरे तुम दोनों के पैर कब्र में लटके हुए हैं और तुम मासूम सी बच्ची के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। बेचारी को ये भी नहीं पता कि तू इसकी शादी कर रही है। देख जमींदार, अपने काम से काम रख, हमारे मामले में फालतू में टांग मत अड़ा। अरे तू तो चुप कर, वरना तेरी टांगे तुड़वा दूंगा, समझ गया ना? इस गांव का जमींदार हूँ मैं, मेरी ही चलती है यहाँ। अब अगर अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेट कर निकल जा, समझा? अरे देख क्या रहा है, निकल जा, नहीं तो निकलते नहीं बनेगा। 2 पैरों पे चल के नहीं जा पाएगा, निकल यहाँ से। सेठ वहाँ से चला जाता है। अम्मा, मुझे आप पर शर्म आती है। इतने दिनों तक मैंने आपकी हर बात मानी। मेरे पिताजी भी नहीं आए और अब आप मेरी शादी एक बूढ़े से करने जा रही थी। बेटी, ये कौन है जो खुद को तुम्हारी नानी बताती है? मैं इसे नहीं जानती सेठ जी। जब मैं 9 साल की थी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। फिर 2 साल बाद मेरे पिताजी भी चले गए। मैं उनका इंतजार कर रही थी, पर वो लौटे ही नहीं। तभी अम्मा आई और बोली कि तेरे पिता ने मुझे तेरी देखभाल के लिए कहा है। मैं 2 साल से इनके साथ हूँ, जो कहती है मैं वही करती हूँ। लेकिन आज इन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरी शादी एक बूढ़े से कराने वाली थी। सच, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, पिता भी, और अब ये अम्मा भी मुझे धोखा दे गई। मुझे मर जाना चाहिए। तू चिंता मत कर बेटी,
सबने तुझे धोखा दिया, लेकिन आज से तू मेरी बेटी बनकर रहेगी। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना बेटा, तुझमें मुझे अपनी बेटी की झलक दिखी थी। क्योंकि मेरी बेटी 2 साल की थी, उसी वक्त मर गई थी, इसीलिए तू अब मेरी बेटी है। तेरी आंखें मैं ठीक करवाऊंगा और तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। क्या सच में सेठ जी आप ऐसा करेंगे? कहीं आपने भी धोखा दिया तो? नहीं 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 बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चल आजा बेटा, आजा आजा। फिर जमींदार सीमा को अपने घर ले आया और सीमा का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में सीमा की आंखें ठीक हो गईं। अरे ये क्या? मेरी आंखें ठीक हो गईं। मैं देख सकती हूँ। मेरी बेटी, अब तुझे कभी कोई कष्ट नहीं होगा जब तक मैं हूँ। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो तू खुश है ना? हाँ सेठ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं देख पाऊंगी। आपकी दया से मुझे नई जिंदगी मिल गई। एक औरत वहां पर खड़ी होती है। ये तो मेरी बेटी सीमा है। मेरी बेटी, मेरी सीमा, तू यहाँ क्या कर रही है? आप कौन है? मैं तेरी माँ हूँ, जिसने तुझे 9 साल की उम्र में छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने बहुत गलती की। मैं खुशियां ढूंढने गई थी, पर वहां भी धोखा मिला। मुझे भगवान ने सजा दी है। मुझे माफ कर दे और मेरे साथ चल। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? एक मासूम सी बच्ची को छोड़कर अब यहाँ आई हो? चली जाओ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया और 9 साल तक पाला। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये जमींदार सेठ ही मेरे पिता जैसे हैं। इन्होंने मेरी आंखें लौटाई और मुझे बुराई से बचाया। मैं इनके साथ रहूंगी। मधु रोते हुए वहां से चली गई। तूने बिल्कुल ठीक फैसला किया बेटी। आज से तू मेरे घर की रानी है। तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद जमींदार सीमा को अपनी बेटी की तरह रखता है।